नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हीट एंड थर्मोमीट्री। चैप्टर नंबर 5 के इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझा। टेम्परेचर क्या था? ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है और इसे केल्विन पे डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जा सकता है। 7 मूलभूत इकाइयों में से एक है। इसके अलावा आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट या फिर कहें कॉन्सेप्ट ऑफ ऊष्मा को समझा। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। इसका मात्रक भी ऊर्जा के मात्रक के समान जूल तथा कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल देखा था। ये सब चीज़ों का अध्ययन आप इससे पहले की वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। इसके अलावा आपने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर भी देखा और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। किसी एक स्केल में टेम्परेचर को नापा तो किसी दूसरे स्केल में उस टेम्परेचर को कैसे चेंज करें, ये रिलेशन के लिए आपने एक फॉर्मूला देखा था। तो ये सब देखने के बाद आज हम देखेंगे ऊष्मा संचरण की विधियाँ क्या क्या हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊर्जा का संचरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और ये जो संचरण या फिर कहीं स्थानांतरण है 3 विधियों से होता है: चालन, कंडक्शन, संवहन, कॉन्वेक्शन तथा विकिरण, रेडिएशन। सामान्यतः ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि के द्वारा होता है, जबकि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन या फिर कई कॉन्वेक्शन विधि के द्वारा होता है। जबकि विकिरण विधि का उदाहरण सूर्य से प्राप्त ऊष्मा है। यहाँ पे ये भी उल्लेख करना आवश्यक है कि चालन और जो संवहन है वो स्लो प्रोसेस हैं, धीमी गति से हैं, जबकि विकिरण तेज गति से है। इसी वजह से सूरज के नीचे बैठने पे, सूर्य की धूप में बैठने पे हमें तुरंत गर्मी लगने लगती है, क्योंकि विकिरण है वो तेज गति की प्रोसेस है। चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमने देखा जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा है वो विकिरण का उदाहरण है। सूर्य पृथ्वी से कितना ज़्यादा दूर है फिर भी हमें विकिरण मिल रहे हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में वैक्यूम भी है, यानी वैक्यूम से होते हुए भी विकिरण जा पा रहे हैं। अतः विकिरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि चालन और संवहन है इन दोनों में आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधि हैं। चालन होगा ठोसों में, द्रव और गैसों में क्या होंगे? संवहन होंगे। एक चालन और संवहन के लिए तो चाहिएगा अपने को माध्यम। ऊष्मा का संचरण होने के लिए आपको माध्यम की ज़रूरत होगी। लेकिन रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, उसमें आपको किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। चालन और संवहन होंगे स्लो प्रोसेस, जबकि रेडिएशन होगा फास्ट प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले चालन को या फिर कंडक्शन को, ऊष्मा संचरण की चालन विधि को। किसी वस्तु के 2 सिरों के बीच में तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण ऊष्मा का अधिक ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर जाना या ऊष्मा का संचरण होना ही चालन कहलाता है। जैसे लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पे उसका दूसरा सिरा भी स्वतः ही थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। हम जानते हैं कि ठोसों में अणु अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं और ऊष्मा के कारण उनके आयामों में वृद्धि होती है। वस्तु के गर्म सिरे के निकट के अणुओं का कंपन आयाम तथा औसत गतिज ऊर्जा दूसरे हिस्सों के अणुओं की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जब इन अणुओं की इनकी पड़ोसी अणुओं से टक्कर होती है तो इनके मध्य ऊर्जा की भागीदारी होती है। अब पड़ोसी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और यही प्रक्रम आगे चलता रहता है। इस प्रकार पदार्थ में ऊष्मा अणुओं के द्वारा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा है वो ट्रांसफ़र होती है अणुओं के द्वारा, एक अणु से दूसरे अणु को, दूसरे अणु से तीसरे अणु को, और इसी तरह अंत अणु तक ये स्थानांतरित हो जाती है। किसी अणु की औसत स्थिति नहीं बदलती, अतः द्रव का स्थानांतरण नहीं होता है। सभी पदार्थों का ऊष्मा के प्रति व्यवहार भी समान नहीं होता है। जैसे तांबा, चांदी, लोहा, ये सभी क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ये ऊष्मा का संचरण सरलता से करते हैं, जबकि कांच, प्लास्टिक और बेकेलाइट हैं जो कि ऊष्मा के कुचालक हैं।
ये ऊष्मा का स्थानांतरण करने में असमर्थ होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी ऊष्मा चालन में अपना योगदान देते हैं। पदार्थों का वह गुण जो ऊष्मा की चालन की व्याख्या करता है उसे ऊष्मा चालकता कहते हैं, और ऊष्मा चालन की व्याख्या किसी पदार्थ में किसी दिए गए तापांतर पर ऊष्मा प्रवाह की दिशा से की जाती है। अब हम छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। इस पर विचार करते हैं। इसका एक सिरा आपने गर्म कर दिया, दूसरा सिरा आपका ठंडा है, अर्थात दोनों सिरों के टेम्परेचर के मध्य अंतर है। अब यहाँ पे ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए हम छड़ के दोनों पार्श्वों पे कुचालक पदार्थ की पट्टी लगाते हैं। हम छड़ को सूक्ष्म लंबाई की अनेक परिच्छेदों से बना मान सकते हैं। चालन प्रक्रिया के प्रारंभ में छड़ का प्रत्येक परिच्छेद अपने पहले वाले परिच्छेद से कुछ ऊष्मा Q1 ग्रहण करेगा तथा इस ऊष्मा का कुछ भाग Q2 तो वो अवशोषित करेगा, जिससे उस परिच्छेद का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ऊष्मा के शेष भाग को वो अपने बाद वाले परिच्छेद को ट्रांसफर कर देगा। आपको Q1 मिली, Q1 का कुछ पार्ट Q2 पार्ट तो वो अवशोषित करेगा और बचा हुआ पार्ट ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट अणु को। अतः इस अवस्था में Q1 बराबर हो जाएगा Q2 प्लस Q3, क्योंकि Q1 में से Q2 उसने अवशोषित किया और Q3 नेक्स्ट को ट्रांसफ़र किया। ये अवस्था छड़ की प्रवृत्ति अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। जिसके पास ऊर्जा ट्रांसफ़र होती जाएगी उसमें से वो कुछ पार्ट अवशोषित करता जाएगा और ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अतः प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ बढ़ता रहता है, परंतु गर्म सिरे से छड़ की लंबाई के अनुदिश ताप का पतन होता है। अब छड़ के एक सिरे को लगातार गर्म करते रहने पे कुछ समय बाद छड़ का जो प्रत्येक परिच्छेद का ताप है वो स्थिर हो जाएगा। इस अवस्था में छड़ का प्रत्येक परिच्छेद अपने से पहले परिच्छेद से प्राप्त समस्त ऊष्मा Q1 अगले परिच्छेद को ट्रांसफर करने लगता है, अर्थात परिच्छेद के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण 0 हो जाता है। Q1 ऊष्मा उसको मिली तो Q1 में से पहले क्या कर रहा था, Q2 अवशोषित कर रहा था और बची हुई Q3 को नेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहा था। अब Q1 जो उसे मिली वो ऐसी की ऐसी वो Q3 को ट्रांसफ़र कर देगा, Q2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। छड़ की जो ये अवस्था है जिससे इसका कोई भी परिच्छेद ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, वो अवस्था ही स्थायी अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में छड़ के किसी भी परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा डेल Q है तो H बराबर क्या हो जाएगा, डेल Q बटा डेल T को हम हीट करंट कहते हैं। ये पाया गया है कि स्थायी अवस्था में ऊष्मीय धारा छड़ के काट क्षेत्रफल A के तो समानुपाती, छड़ के गर्म और ठंडे सिरे के बीच के तापांतर यानी T1 माइनस T2 के समानुपाती और छड़ की लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या क्या होता है, H है वो T1 माइनस T2 यानी तापांतर के समानुपाती, उनकी लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है। इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K, जहाँ पे जो K है वो पदार्थ की ऊष्मा चालकता है और SI पद्धति में इसका मात्रक जूल बटा सेकंड मीटर -1 केल्विन -1 होता है। किसी भी पदार्थ के लिए K की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना ही जल्दी वो ऊष्मा का चालन करेगा। सभी के लिए अलग अलग होती है K की वैल्यू। चांदी के लिए 0.8 है, तांबे के लिए 1.6 है, तो तांबे के लिए 1.6 है तो वो उतनी जल्दी ऊष्मा का चालन करेगा। तो इस प्रकार जो आपका H है या फिर कहें जो आपकी हीट करंट है वो समानुपाती होगी तापांतर T1 माइनस T2 के तथा उस छड़ की लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती और क्षेत्रफल A के समानुपाती, यानी H समानुपाती होगा A T1 माइनस T2 बटा L के। समानुपाती निशान को हटाने पे एक समानुपाती नियतांक आएगा, इससे H बराबर हो जाएगा KA इंटू T1 माइनस T2 बटा L, जहाँ पे L है एक आपका समानुपाती स्थिरांक जिसे आप कहते हो ऊष्मा चालकता, जिसका SI पद्धति में मात्रक होगा जूल सेकंड माइनस मीटर माइनस केल्विन माइनस। तो इस प्रकार आपने ऊष्मा संचरण की पहली विधि चालन का अध्ययन किया था, जो कि ठोसों में पाई जाती है, जो कि एक धीमी प्रोसेस होती है जिसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा संचरण की अन्य विधियों का अध्ययन